बजट 2023 कैसा है? जैसी उम्मीद थी। चुनावी साल से पहले आया ये बजट किसी को नाखुश करने वाला नहीं है। मिडिल क्लास खुश है क्योंकि 7 लाख की आमदनी तक टैक्स नहीं लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खुश है क्योंकि ताबड़तोड़ खर्च किया गया है। रेलवे को रिकॉर्ड तोड़ 2.40 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। अर्थशास्त्री खुश हैं क्योंकि वित्तीय घाटे के लक्ष्य को इस साल के 6.4% से बढ़ाकर 5.9% रखा गया है। इंफ्रा पर इतने बड़े खर्च के बावजूद सरकार ने सिर्फ 15.43 लाख करोड़ कर्ज लेने का टारगेट रखा है, जबकि अनुमान था कि ये 15.8 लाख करोड़ हो सकता है। 2023 के लिए भी 7% ग्रोथ का अनुमान है, जो कि दुनिया के हालात को देखते हुए बहुत बढ़िया है। कारोबारी खुश हो सकते हैं क्योंकि कानूनी पचड़ों को कम करने की कोशिश की गई है और उनके लिए कुछ और गारंटी शुदा कर्ज की व्यवस्था की गई है। लेकिन बारीकी से देखेंगे तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कई वर्गों को परेशान कर सकती है। जैसे गरीब और अमीर के बीच खाई का क्या? बजट से पहले लगातार चर्चा हो रही थी कि भारत में गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ रही है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि सबसे अमीर 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से ज़्यादा संपत्ति है। सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास 40% से ज़्यादा संपत्ति है। आधी आबादी के पास महज 3% संपत्ति है। लिहाजा सलाह दी जा रही थी कि वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए ताकि गरीबों पर और खर्च बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमीरों के बारे में बस एक चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्स छूट थी, उसको अब 10 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। एक तरफ तो अमीरों पर कोई भार नहीं बढ़ाया गया, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि गरीबों की अनदेखी की गई है। पीएम पोषण योजना का पैसा घटाया गया है। पिछली बार इस योजना को 12,800 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 11,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी तरह पोषण पर सब्सिडी में बड़ी कमी की गई है। पिछली बार इसके लिए करीब 71,000 करोड़ रखे गए थे, लेकिन इस बार बहुत बड़ी गिरावट करते हुए इसे सिर्फ 44,000 करोड़ कर दिया गया है। सीएमआई के मुताबिक जनवरी में बेरोजगारी दर 7.14% है। ये पहले से घटी है, लेकिन ये अब भी बहुत ज़्यादा है। दिसंबर में महंगाई दर कुछ कम हुई है, लेकिन ये अब भी 5.72% है। यानी अब भी बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन बजट में इसे हैंडल करने के लिए सीधे सीधे कुछ बड़ा नहीं किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10 लाख करोड़ कर इंफ्रा पर ताबड़तोड़ खर्च किया गया है। इससे ज़रूर रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा रोजगार के लिए कौशल विकास पर भी नए सिरे से जोर देने की बात की गई है, जैसे कि 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे। 47 लाख युवाओं को डीबीटी के तहत मानदेय दिया जाएगा। युवाओं को नए युग के पेशों जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग आदि के लिए ट्रेन किया जाएगा। लेकिन ये सब भविष्य की बात है। लोगों को राहत अभी चाहिए। युद्ध अभी चल रहा है। कोविड के जख्म अभी हरे हैं। लाखों युवाओं को ट्रेन तो करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि पहले से ही करोड़ों ट्रेंड युवा बेरोजगार हैं। उन्हें न तो सरकारी नौकरी मिल रही है, न ही इकोनॉमी में इतनी जान है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पा सकें। उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। जहाँ तक 47 लाख युवाओं को मानदेय देने की बात है, तो यकीन मानिए किसी भी युवा को मानदेय नहीं, नौकरी चाहिए। रोजगार पैदा करने के मामले में दूसरे नंबर पर रियल एस्टेट सेक्टर है, लेकिन इसको भी सीधे सीधे कुछ नहीं दिया गया है। इंफ्रा पर जोर, पीएम आवास योजना मद में ज़्यादा खर्च, ये ज़रूर हाउसिंग सेक्टर को मदद करेगा। ये भी कह सकते हैं कि आयकर में बचत होगी तो लोगों की जेब में ज़्यादा पैसे होंगे, जिससे लोग अपने सपनों का घर खरीदने का सपना देख सकते हैं। एक और वर्ग है जिसे इस बजट से नाखुशी हो सकती है, और वो है गाँव और किसान। जिस मनरेगा के बारे में दुनिया कह रही है कि इसके जरिए कोविड काल में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जाने से बचा लिया गया, उसी का बजट घटा दिया गया। पिछले साल इसका रिवाइज बजट 89,400 करोड़ था, लेकिन इस बार इसे घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया गया है। हमारी 60% आबादी गांव में रहती है, लेकिन ग्रामीण विकास पर इस बार 2,38,204 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है, जबकि पिछले बार 2,43,317 करोड़ का रिवाइज प्रावधान था। यूरिया सब्सिडी को भी घटा दिया गया है। इस बार यूरिया सब्सिडी 1,31,100 करोड़ है, जबकि पिछले साल रिवाइज प्रावधान 1,54,098 करोड़ था। खाद सब्सिडी पर पिछले साल रिवाइज खर्च था 2,25,220 करोड़। इस बार का प्रावधान है 1,75,100 करोड़। पीएम ग्राम सड़क योजना का पैसा भी नहीं बढ़ाया गया।
ये पिछली बार के रिवाइज प्रावधान 19,000 करोड़ के बराबर ही है। कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज का टारगेट जरूर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसी पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रतिक्रिया दी है कि अमृत काल का ये बजट किसानों को ऋण काल से होते हुए अंधकार काल में ले जाने वाला है। सवाल यह है कि चुनावी साल के पहले के बजट में किसानों की बड़ी आबादी को खुश नहीं करने का रिस्क सरकार ने क्यों लिया? शायद सरकार को किसान सम्मान निधि और 81 करोड़ लोगों के लिए एक साल और मुफ्त अनाज पर भरोसा हो। लेकिन इतना सब कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज जो दुनिया के हालात हैं, कोविड के कारण सप्लाई चेन बाधित है और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया मंदी की ओर देख रही है, महंगाई से परेशान है। ऐसे में सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिसको विश्व बिरादरी बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखेगी, क्योंकि सरकार ने वित्तीय अनुशासन और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। बजट में आने वाले भारत का विजन दिखाने की कोशिश है। रेलवे, इंफ्रा पर ज़्यादा खर्च, कृषि सेक्टर के लिए स्टोरेज क्षमता का विकास, ग्रीन ग्रोथ और कौशल विकास पर फोकस से भविष्य में फायदा होगा। कुल मिलाकर ये आज से ज़्यादा कल का बजट है। लेकिन कल किसने देखा? अच्छे दिन के इंतजार में भौचक खड़े आज के भारत को कल की राह कब तक देखनी होगी, यही सोच रहा है।